अगर जीतनी है तो वो दवाई के साथ कड़ाई भी जरूरी है, यानी कि मास्क और 2 गज की दूरी आवश्यक है। इन सब के बीच महामारी से जुड़े कई सवाल आप लोगों के जहन में होंगे, जिनके जवाब लेकर एक बार फिर हाजिर हैं हम। आपके सवालों के जवाब हम आपको देंगे, साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि वर्तमान परिस्थितियों में किस तरह से आपको प्रयास करने चाहिए। लगातार कई तरह की भ्रांतियां भी फैल रही हैं, उन भ्रांतियों को कैसे दूर किया जाए उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि सावधान आपको रहना होगा, सावधानी के साथ साथ सतर्कता आपको बरतनी होगी। सरकारें अपने स्तर पर काम कर रही हैं, डॉक्टर्स अपने स्तर पर हर संभव प्रयास मरीजों को बचाने के लिए कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनकी सेहत में शनय शनय सुधार की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीमार ही आप ना पड़े, कोरोना आपको परेशान ही ना करे, उस संक्रमण की आप चपेट में ही ना आए, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने आप को सुरक्षित रखना। अगर बहुत आवश्यक नहीं है तो फिर घरों से मत निकलिए, अगर निकलना पड़ रहा है तो फिर वो तमाम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करिए जो पिछले 1.5 साल से आपको बताए जा रहे हैं। चाहे वो मास्क पहनने की बात हो, सोशल डिस्टेंसिंग का जिक्र हो, बार बार हाथ धोने का जिक्र हो, तो इसके अलावा वो तमाम सवाल जो आप लोगों के जहन में हैं, चाहे ब्लैक फंगल इन्फेक्शन को लेकर हो, चाहे प्लाज्मा डोनेशन को लेकर हो, चाहे नॉर्मल जो वायरल की बात लगातार कही जा रही है उनको लेकर हो, उनके जवाब तलाशते हैं। इस वक्त डॉक्टर विवेक परिहार फिजिशियन हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर ओपी सुंदरानी, कोविड विभाग प्रमुख हैं मेकाहारा के, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुंदरानी सर, मैं आपसे ही जानूंगा, कोविड वार्ड की स्थितियां किस तरह की हैं, कैसे वहां पर मरीजों को ट्रीट किया जा रहा है, कैसे धीरे धीरे उनकी सेहत में सुधार आ रहा है? लगातार आप लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे इतर सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए क्या काम होता है? सुंदरानी सर। देखिए, अभी कोविड के केसेस में कुछ कमी तो आई है, और जो आपने कहा कि किस तरह से उनके मनोबल को बढ़ाया जा रहा, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं कि जो डॉक्टर्स और जो नर्सेस हैं वो लगातार मरीज को ये कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश करते हैं कि हम आपके साथ हैं और वी आर विथ यू। जी, विवेक परिहार सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, वर्तमान परिस्थितियों में कई ऐसे प्रदेश हैं, कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर लोगों को फीवर आ रहा है, फीवर आता है, 1-2 दिन रहता है और वो ठीक हो जाते हैं। उस दौरान ना कोविड के जो संक्रमण के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आते नहीं हैं। तो क्या इस महामारी के दौर में कोरोना के साथ साथ क्या कोई वायरल भी चल रहा है, इस वजह से इस तरह से फीवर या फिर नॉर्मल दूसरे सर्दी खांसी और बाकी चीज़ें हो रही हैं, या फिर है सब कुछ वही और इलाज ऐसा है कि इम्यूनिटी की वजह से स्वस्थ हो रहे हैं? एक्चुअली वायरल इन्फेक्शन भी जो है पहले भी होता था और अभी भी लोगों को हो रहा है, परंतु इस समय बड़ी सतर्कता लोगों को रखने की जरूरत है, क्योंकि जो हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये वायरल डिसीज है और या कोविड है। तो लोग जो है घर पे बैठ के जो है एक नॉर्मल वायरस का ट्रीटमेंट, वायरल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। जो आपके आसपास जो गांव साइड में बात करूंगा, पेरीफेरी बात करूंगा, तो झोला छाप जो डॉक्टर हैं उनको दिखा रहे हैं, उनसे गोलियां ले रहे हैं। तो मैं सब लोगों से अपील करना चाहूंगा कि बिल्कुल आप इस चीज को हल्के में ना लें, और अगर आपको बुखार आता है आप कोविड की जांच जो है अपनी तत्काल जो है आप पीएससी, सीएससी, आपके आसपास जो भी सेंटर बनाए, फीवर क्लिनिक्स बने हैं, वहां जाके आप कराएं। और जो भी कोविड का अगर आपको पॉजिटिव निकलता है तो आप कोविड का ट्रीटमेंट लें, डॉक्टर की सलाह से लें। बिना डॉक्टर की सलाह से आप बिल्कुल आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से जो ट्रीटमेंट है वो बहुत जानलेवा साबित हो रहा है। हर आदमी जो है वो चीज का पढ़ के सोशल मीडिया का वो है अपने पे, जैसे स्टीरॉइड्स का उपयोग मैं आपको बताऊं, लोग जो है स्टीरॉइड का उपयोग जो है एक बहुत अच्छे डॉक्टर की सलाह से ही लिया जाता है, परंतु लोग क्या है फेसबुक, सोशल मीडिया को देख के स्टीरॉइड्स का भी उपयोग कर रहे हैं, जिसका परिणाम जो आजकल आप देखेंगे म्यूकोमाइकोसिस जो फंगल इन्फेक्शन है जी, वो
मेन देखेंगे आजकल जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स में जो इन्फेक्शन आ रहा है, तो मैं लोगों से सबसे बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल आप डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी मेडिसिन ना लें। आपको अगर सिम्टम्स हैं या नहीं है, आपको हल्का फुल्का बुखार आता है जो कि एक दिन में ठीक भी हो जाता है, फिर भी आप डॉक्टर को दिखाएं, उसके बाद ही जो है अपना इलाज। जी साथ में रखें सुंदरानी सर, जिसका जिक्र हाल ही में परिहार सर ने भी किया, फंगल इन्फेक्शन ना अभी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में देखने को मिल रहा है, तो ये सिर्फ जो हैवी डोज के दवाइयों का इसकी वजह से है या फिर कोई और रीज़न भी है इसका? सर ये हाँ, अब ये देखिए, जो म्यूकोर की बात जो हो रही है, ब्लैक फंगस जिसको कह रहे हैं, ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। अपॉर्चुनिस्टिक से मतलब ये होता है कि जब इसको हम मौका देते हैं ये हमारे बॉडी पे अटैक करता है। इसको अटैक होने के लिए हमारे बॉडी की इम्यूनिटी का लेवल बहुत कम होना चाहिए। इम्यूनिटी का कम लेवल तब होता है जब हम स्टीरॉइड्स लेते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट मात्रा में। डिस्प्रोपोर्शनेट मात्रा में मतलब या तो बिना डॉक्टर की सलाह पे या बहुत हैवी डोजेस ले लिए जाते हैं बहुत लंबे समय तक। दूसरा कारण इसमें होता है अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल्स, जब शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा जाते हैं। देखिए, ये कोविड माना हुआ है ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाने के लिए। जो डायबिटिक नहीं होते हैं उनका भी शुगर लेवल कोविड में बढ़ता है। स्टीरॉइड्स भी जाने माने हैं शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए। तो जब कोविड और स्टीरॉइड्स एक साथ मिल जाते हैं तो शुगर लेवल्स बढ़ते हैं। अब अगर हम डॉक्टर की निगरानी में है तो हम शुगर लेवल्स को कंट्रोल करते हैं। स्टीरॉइड्स को उतने समय के लिए ही देते हैं जब जरूरत है और जितनी जरूरत है। अगर हम बिना डॉक्टरी सलाह के अपने मर्जी से स्टीरॉइड्स लेना चाहते हैं, लेना चालू कर देते हैं और बहुत लंबे समय तक लेते हैं, उस कंडीशन में हम अपने आप को रिस्क में डालते हैं इस म्यूकर के लिए। जी बिल्कुल। लेकिन परिहार सर, एक और चीज़ अभी ये भी देखने को मिल रही है कि जब हम पिछले वर्ष का अगर जिक्र करते हैं तो पिछले साल अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए लोगों ने हर तरह के जतन किए और किया भी, और उसके अलावा कई सारी बातें भी निकल कर सामने आई। लेकिन अब एक और चीज़ इसके साथ साथ ये भी देखने को मिल रही है, क्या कि जिंकोविट का जिक्र कर लिया जाए या फिर विटामिन की टेबलेट्स का जिक्र कर लिया जाए, लोग अपने मन से बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के वो लेना शुरू कर चुके हैं कि इसे लेते रहिए ताकि अगर हमें कोरोना होगा भी तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। इसको लेकर जो एक भ्रम की स्थिति है वो थोड़ा सा क्लियर करिए परिहार सर। तो दिपेश जी, एक्चुअली सोशल मीडिया का, मैंने कहा ना, सोशल मीडिया का जो है, सोशल मीडिया को हम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो हम अच्छे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी बातें हैं उनसे ज्ञानवर्धक चीजें ले सकते हैं, या हम जो है उसको कहें कि उसका जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो दिख रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से डॉक्टर की सलाह ले नहीं रहे हैं, और जो मेडिसिन किसी ने डाल दी कि ये ले लो, और सबकी सलाह से, बिना डॉक्टर की सलाह से जो है लोग मेडिसिन ले रहे हैं। और पिछली साल मैं आपको बताऊं, पिछली साल जो है लोग अवेयर थे, बहुत जो कोविड के प्रोटोकॉल से उन्होंने फॉलो किए, अपनी सेहत के प्रति भी लोग जागरूक थे कि हमको एक वायरस इन्फेक्शन है, इसमें इम्यूनिटी अच्छी बनानी है, तो इफेक्ट जो है हमको ज्यादा नहीं होगा। परंतु इस साल लोग पैनिक भी बहुत हो गए हैं, क्योंकि आपने देखा बीच में ऐसी कंडीशन थी जहाँ डॉक्टर्स मिल नहीं रहे थे। डॉक्टर्स इतने बिजी हैं, 24 घंटे बेचारे काम कर रहे हैं, मेडिकल स्टाफ काम कर रहा है, अवेलेबिलिटी डॉक्टर्स की थी नहीं। शासन भी कहीं ना कहीं इस चीज में उपलब्ध कराने में जो है कहीं ना कहीं बैकफुट पे रहा है, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टाफ एंड डॉक्टर्स। तो लोगों ने खुद ही इस चीज को सोशल मीडिया में देख के जो है स्टार्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये रीजन भी है कि लोग जो है अभी जो आपने कहा कि विटामिन सी और जो भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चीजें ली जाती है, वो कहीं ना कहीं जो है कमी है इस चीज। जी बिल्कुल, यानी कि सावधान रहें, सतर्कता बरतें, लेकिन डॉक्टर न बने, डॉक्टर्स की सलाह लें तो शायद और ज्यादा अच्छे से आप लोगों को फायदा होगा। सुंदरानी सर, एक और चीज ये भी जानना चाहेंगे, लगातार इस बात का जिक्र भी हो रहा है, सोशल मीडिया पर भी इस तरह की अपीलें की जा रही हैं और लगातार हम देख भी रहे हैं कि प्लाज्मा को लेकर बहुत ज्यादा अब अवेयरनेस शुरू हो रही है। प्लाज्मा डोनेशन कितना कारगर है वर्तमान परिस्थितियों में, सुंदरानी सर? देखिए, प्लाज्मा डोनेशन को लेके मिस इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। पहली चीज, प्लाज्मा किसी भी ट्रायल में प्रूव नहीं है कि ये डेथ को प्रिवेंट करता है, कि प्लाज्मा लगने से मृत्यु नहीं होगी, ऐसा किसी भी ट्रायल में प्रूव नहीं है। इनफैक्ट जो इंडिया का सबसे बड़ा स्टडी है, इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड जो सबसे बड़ा स्टडी है वो आईसीएमआर में किया, इंडियन बॉडी है जिसने किया, और उन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्लाज्मा से कोई विशेष फायदा नहीं होता। अब प्लाज्मा को अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए, प्लाज्मा देने के पीछे रीजन ये होता है कि शरीर में एंटीबॉडी होती है उस इंसान के जो पहले से इन्फेक्टेड था, हम उसका प्लाज्मा लेके एक इन्फेक्टेड पर्सन को लगाते हैं ताकि उनको एंटीबॉडीज मिल जाए और वो वायरस से बचाए उस इंसान को। अब
एंटीबॉडी का लेवल कितना होना चाहिए, इस पे अभी तक कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है हमारे पास कि दिस पर्टिकुलर लेवल ऑफ एंटीबॉडी इज प्रोटेक्टिव। मतलब मेरे बॉडी में एंटीबॉडी का टाइटर 3 भी हो सकता है और आपके बॉडी में 13 भी हो सकता है। मैं भी प्लाज्मा डोनर हूं, आप भी डोनर है, बट हमें यह नहीं पता कि 3 प्रोटेक्टिव था कि नहीं। मैंने डोनेट कर दिया, किसी ने लगवा भी लिया, बट नेवर नो कि वो प्रोटेक्टिव था कि नहीं। पहली चीज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड प्रोडक्ट्स के ट्रांसफ्यूजन का एक रिस्क हमेशा जुड़ा होता है, जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो ये एक ऐसी पद्धति की तरफ हम जा रहे हैं जिसके फायदे तो हमें नहीं पता, नुकसान जरूर पता है, बट डिस्पाइट दैट हम उसके पीछे रश कर रहे हैं क्योंकि वो एक फैंसी सी चीज दिखती है। दूसरी, अगर हम बात करें प्लाज्मा, प्राय ये देखा गया है कि जो इंसान लास्ट और टर्मिनल स्टेज पे होता है तब वो प्लाज्मा के लिए भागते हैं कि अब प्लाज्मा मिलेगा तो जान बचेगी। देखिए, प्लाज्मा का रोल अगर है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर अगर है तो वो इनिशियल स्टेज में होगा जब मेरे बॉडी में वायरस का अटैक होगा, तब मैं एंटीबॉडी दे के वायरस को सप्रेस करूंगा। पर अगर मैं दूसरे हफ्ते के बाद प्लाज्मा के पीछे भाग रहा हूं, तब तो मेरे बॉडी ने ही एंटीबॉडी बनाना चालू कर दी है। तो देयर इज नो पॉइंट इन रशिंग टुवर्ड्स प्लाज्मा जब मैं 20वें दिन पे हूं या 18वें दिन पे हूं और मैं प्लाज्मा के लिए पूरे शहर में घूम रहा हूं। तो ये कुछ मिसकंसेप्शंस हमको अपने दिमाग से हटाने हैं। बिल्कुल। एक और चीज ये भी कि क्या अभी जो प्लाज्मा को लेकर अब मैसेजेस चल रहे हैं कि अब यहां प्लाज्मा की दरकार है, यहां प्लाज्मा की आवश्यकता है, तो वो डॉक्टर से सलाह लेकर हो रहा है या फिर अपनी मर्जी से लोग कह रहे हैं, परिजन कह रहे हैं कि आप तो प्लाज्मा लगा दीजिए, हमारा पेशेंट ठीक हो जाएगा? परिहार सर। दीपेश जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने जैसा सुंदरानी जी ने कहा, बिल्कुल ये बिल्कुल फैक्ट है कि प्लाज्मा का जो है मतलब पॉजिटिव तो इफेक्ट्स पता नहीं हमको, लेकिन एक प्लाज्मा में कंपोनेंट्स और भी होते हैं जो बॉडी में एडवर्स इफेक्ट देते हैं। तो लोग एक्चुअली लोगों की तरफ से और कुछ प्रैक्टिशनर भी हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर भी हैं, वो इस चीज को फॉलो करते हैं। तो ये लोगों का ही प्रेशर रहता है। कई जगह मैंने देखा, जैसे मैं भी प्राइवेट हॉस्पिटल रन करता हूँ भोपाल में, तो वहां मैं देखा लोग प्रेशराइज करते हैं कि आप प्लाज्मा लगाओ, क्योंकि ये शुरू से एक ट्रेंड बना दिया है। लोग भेड़ चाल बिल्कुल कहते हैं, इसकी भाग रहे हैं इसकी तरफ। तो ऐसी मैं आपको कहूंगा रेमडेसिविर इंजेक्शन का सिर्फ कोई कहीं भी लिखा नहीं है कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में कि रेमडेसिविर जो है बहुत एंटीवायरल मेडिसिन है, इंजेक्शन है ये, जो शुरू के 7 दिन के अंदर आप लगा दें तो थोड़ा बहुत इफेक्टिव होता है। वो भी कहीं लिखा नहीं है किसी स्टडी में, लेकिन लोग जो है उसको सेकंड वीक में, थर्ड वीक में, जब पेशेंट बहुत क्रिटिकल टर्मिनल स्टेज में डॉक्टर साहब ने कहा, तब जो है इसका प्लाज्मा का उपयोग भी कर रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन का भी उपयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो दोनों मेडिकल प्रैक्टिशनर भी कुछ हैं जो इस चीज को समझ नहीं रहे हैं और पेशेंट्स के अटेंडर भी हैं जो इस चीज को समझ नहीं रहे। तो इस चीज को समझाने के लिए डॉक्टर्स की, सीनियर डॉक्टर्स जो हमारे बैठे हैं, उनकी टीम है, उनको जो है गवर्नमेंट के माध्यम से है एक मैसेज कन्वे करना चाहिए कि ये जो ट्रीटमेंट है ये गलत है और आप इस चीज के पीछे बिल्कुल ना भागें। हाँ बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि इस तरह के डोजेस हो जाते हैं जिसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। सुंदरानी सर, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं प्लाज्मा के लिए, तो इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो क्या दोनों पर होते हैं, डोनर पर भी होते हैं और जिस मरीज को हम प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं उसके ऊपर भी होते हैं? देखिए, डोनर को तो विशेष नुकसान नहीं होना चाहिए, पर रिसिपिएंट में अगर कहीं मिसमैच ट्रांसफ्यूजन हुआ या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जो बाकी एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस है वो डेफिनेटली हो सकते हैं। तो रिसिपिएंट्स को हमेशा ज़्यादा सेफ गार्डेड वे में ये सारी चीज़ों पे जाना चाहिए। प्रॉब्लम अभी ये है कि पिछले 1.5 साल में हर इंसान अपने आप को कोरोना का एक्सपर्ट समझने लगा है। जो दवा का नाम वो सुन लेता है, जैसा कि अभी सर ने बताया कि रेमडेसिविर, अगर नाम सुन लिया तो उसके पीछे भागना है। जो चीज रेयर होती है उसके पीछे भागने की टेंडेंसी ज्यादा होती है बिना सलाह के, या हम अपने आप से डॉक्टर्स को प्रेशराइज करते हैं कि प्लाज्मा क्यों नहीं, तो वो चीज गलत है। तो इसका सुधार कैसे हो सकता है सुंदरानी सर? अभी वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह की सिचुएशंस देखने को मिल रही है कि पहले मरीज को अगर फीवर आया तो वो घर में पहले निमोनिया का इलाज करा लेगा, बुखार के लिए नॉर्मल दवाइयां ले लेगा। जब स्थिति बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने लगती है, अब तो हर घर में ऑक्सीमीटर को क्या है, हर घर में थर्मामीटर को क्या है, हर घर में बीपी मशीनें हो गई हैं, लोग आधे डॉक्टर तो अपने घर में ही हो गए हैं, जैसे कि झोला छाप हम कह सकते हैं कि अपने घरों में ही इलाज शुरू हो जाता है। तो उसके बाद जब क्रिटिकल कंडीशन होती है तब हॉस्पिटलाइज होता है उस मरीज को या कराया जाता है, तब आप लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है उसको बचा पाना, या फिर उसके बाद फिर स्थितियां किस तरह की होती है सुंदरानी सर? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती आज भी हम यही फेस कर रहे हैं जो 1.5 साल पहले फेस कर रहे थे, लेट प्रेजेंटेशन टू हॉस्पिटल्स। लोगों में एक टेंडेंसी है कि पहले तो कोविड टेस्ट नहीं कराना,
डिस्पाइट सिम्टम्स होने के। अपने आप को ये तसल्ली देना कि ये एक नॉर्मल वायरल फीवर है, या मैं कल ज्यादा काम कर लिया था इसलिए बदन में दर्द है, या कल मैंने कुछ ठंडा खा लिया था इसीलिए गला खराब है, तो मुझे कोविड नहीं है। हमें इस चीज से बाहर आना पड़ेगा। देखिए, कोविड कोई स्टिग्मा नहीं है, ये बाकी बीमारियों जैसा ही है। स्वयं से सामने आना चाहिए, टेस्ट कराना चाहिए और प्रॉपर डॉक्टर की सलाह लेकर ट्रीटमेंट ले। देखिए, हर मरीज एक डिफरेंट पेशेंट है, उसका प्रोफाइल अलग है। ये मैं मानता हूं कि जो दवाइयां हैं वो 90% लोगों में कॉमन है, और ये कॉमन ट्रीटमेंट देख के लोगों को ये लगने लग गया है कि डॉक्टर के ही तो प्रिस्क्रिप्शन है जो मेरे दोस्त को कल दिया था या पिछले कोविड में मेरे परिवार को दिया था, तो क्यों ना मैं यही ट्रीटमेंट लेना चालू कर दूं। क्या जरूरत है डॉक्टर के पास जाने की। देखिए, दो चीजें हैं। अगर मैं टेस्ट नहीं कराता तो एक कॉमन टेंडेंसी है कि मैं ऑक्सीजन लेवल्स भी चेक नहीं करूंगा। सेंसिटाइज नहीं होता कि मुझे कोविड है, मैं दवाइयां खाते रहता हूं सिम्टम्स के लिए, बट मैं कभी ऑक्सीजन लेवल्स चेक नहीं करता। अगर मैं पॉजिटिव होता हूं तो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे एक डॉक्टर अलॉट होता है जिसकी निगरानी में मैं होता हूं। वो डॉक्टर आपसे 3 में 3 बार आपके ऑक्सीजन लेवल्स पूछता है। ये हेल्प करता है अर्ली डिटेक्शन में कि आप सीवियर की तरफ जा रहे हैं या मॉडरेटली सीवियर की तरफ जा रहे हैं। देखिए, किसी भी बीमारी का इलाज, ये कोविड नहीं, चाहे वो कैंसर हो चाहे वो हार्ट डिजीज हो, इलाज अच्छा और इफेक्टिव तभी होता है जब सही समय पे और अर्ली चालू किया जाए। प्रॉब्लम ये होती है कि हम घर पे होते हैं, ऑक्सीजन लेवल्स चेक नहीं करते हैं। बहुत समय के बाद जब ऑक्सीजन लेवल्स चेक होते हैं तो वो 88 और 78 दिखते हैं, अस्पताल आते तक वो और कम हो जाते हैं, आईसीयू शिफ्ट होते तक मरीज की स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है और हम चाह कर भी, पूरी एनर्जी देकर भी बहुत अच्छा रिजल्ट्स नहीं दे पाते। तो इसलिए सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी है। अर्ली प्रेजेंटेशन टू द हॉस्पिटल इज की टू सक्सेस। बिल्कुल, और यही अपील हम भी कर रहे हैं हमारे इस शो के माध्यम से। डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं उसे बहुत गंभीरता से सुनिए कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपको फीवर है, आपको सर्दी खांसी है, जुकाम है, आपको बदन दर्द है, जो भी थोड़े बहुत सिम्टम्स अगर आपको लग रहे हैं तो फिर देर मत करिए, सबसे पहले डॉक्टर को दिखाइए और उन्हीं की सलाह पर काम करिए। विलंब अगर करेंगे तो फिर डॉक्टर्स भी हम धरती के भगवान कहते हैं, लेकिन बचाना उनके लिए भी फिर मुश्किल हो जाता है। पर यार सर, अब थोड़ा सा हम वैक्सीनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह की भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करने के लिए क्या अभी भी प्रयास हो रहा है और वैक्सीनेशन कितना कारगर साबित होता है? देखिए दीपेश जी, बिल्कुल कोविड से आपको अल्टीमेटली एक वायरस इंफेक्शन से, आपको वायरल इंफेक्शन से बचना है तो वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है। और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी आप देखेंगे, मैं पिछले देख रहा हूँ गवर्नमेंट ने पहले 45 प्लस का स्टार्ट किया है, देन अब 18 प्लस का भी स्टार्ट कर दिया है, परंतु आपने 45 प्लस के ही लोगों को अभी आप वैक्सीनेट नहीं कर पाए। तो आप पहले अवेलेबिलिटी जो वैक्सीन की है वो तो कराएं और उसके बाद आप 18 प्लस का। अभी लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर पे जाते हैं लोग, वैक्सीन नहीं मिलती, 4-4 घंटे लाइन में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं कोविड नहीं है वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव जो है पॉजिटिव हो रहा है। और एक चीज मैं आपको दीपेश जी बताना चाहूंगा कि मैं एक यूएस के डॉक्टर हमको सुन रहा था, बहुत अच्छा उन्होंने बोला कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी ओपन मार्केट में कर देनी चाहिए। अगर इंडिया को बहुत जल्दी इस चीज से कवर करना है, इस कोविड से, आपको ओपन मार्केट वैक्सीन अवेलेबिलिटी जो है कर देनी चाहिए। जैसे आप देखें, अभी रेमडेसिविर इंजेक्शन के पीछे लोगों ने जब अवेलेबिलिटी नहीं थी तो लोगों कितनी कालाबाजारी और लोगों ने जो है उसको ऊंचे था उस पर लिया, क्योंकि जब पेशेंट का जब क्रिटिकल होता है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। तो ओपन आप उसमें वैक्सीन उपलब्ध करा दें और परमिशन जो है, आप देखेंगे फाइजर की वैक्सीन जो है 1 महीने तक जो है पेंडिंग पड़ी रही, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको परमिशन नहीं दी। कहीं ना कहीं सिस्टम में सुधार जो है हमको करना पड़ेगा। जितनी भी बाहर की जो वैक्सीन है जो बाहर के देशों में लग रही है, उन्होंने इंडिया में वो देने को तैयार है, परंतु हम परमिशन में भी जो है समय लगा रहे हैं। तो वैसे ही वैक्सीन कम है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उसको कवर करने के लिए आपको है ये सब कदम उठाने पड़ेंगे। इमीडिएट आपको जो है यूएस में आप देखें अभी 18 प्लस के 12 to 18 के लिए जो उन्होंने किया है, 2 दिन में परमिशन मिली है, मतलब दी है वहां पे। तो ये चीजें जो है, कुछ सिस्टम जो है ये हम सुधार सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो ये थोड़ा सा सुधार की गुंजाइश है और ये कहीं ना कहीं आपकी बात से स्पष्ट होता है कि वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। लेकिन सुंदरानी सर, एक बात जो कही जा रही है, हाल ही में भी कुछ इस तरह के मैसेजेस भी वायरल हो रखे हैं, उसको थोड़ा सा आप क्लियर करिएगा। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि अब ये जो अभी 2 वैक्सीन भारत में बनी हुई है, ये पिछले कोरोना के स्ट्रेन के लिए बनी हुई है और वो इस स्ट्रेन में बहुत ज्यादा कारगर साबित हो नहीं रही है। क्या ये ऐसी कोई बात है, इसमें कुछ सच्चाई है सुंदरानी सर? नहीं, देखिए ये एक मिसकम्युनिकेशन है जो लोगों के बीच में चल बिल्कुल, रहा उसे है, दूर करना बेहद आवश्यक है सर। देखिए, ये वैक्सीन्स बिल्कुल हर स्ट्रेन पे काम करेंगी, ठीक है। अगर ये वैक्सीन्स इफेक्टिव नहीं होती तो आज हम हेल्थ केयर पर्सनल का मैं एग्जांपल दूंगा, जब पिछला कोविड फेज था, जब हमारी फर्स्ट वेव थी,
जो हमारे हेल्थ केयर, चाहे वो डॉक्टर्स या नर्सेस जो कोविड में काम करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में पॉजिटिव होते थे, क्योंकि बहुत हाई रिस्क जोन में काम करते थे, हाई वायरल लोड्स के बीच में काम करते थे और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते थे। इस बार हम ये ऑब्जर्वेशन है कि हेल्थ केयर के इन्फेक्ट होने का रेट पिछले बार के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि हम सब वैक्सीनेट हो चुके हैं, हमने सबने 2 डोजेस ऑफ वैक्सीनेशन ले लिए। दूसरा, वो कुछ लोग जो वैक्सीनेशन के बाद अगर पॉजिटिव हुए हैं तो उनके लक्षण बहुत ही माइल्ड होके बहुत जल्दी ठीक हो गए हैं। तो वैक्सीन डेफिनेटली एडवांटेज है, सेकेंड वेव में भी कारगर है, ये तो तय है। एक और चीज ये भी सर, इसको लेकर भी थोड़ा सा भ्रम की स्थिति है। क्या दोनों वैक्सीन के दोनों डोजेज में कोई डिफरेंस है कि एक डोज आप 30 दिन के अंदर लग जाना चाहिए, एक 45 से 55 दिन हो जाते हैं, नहीं लगता है? ये जो डिफरेंस है इसको थोड़ा सा क्लियर करिए सुंदरानी सर। मेरे पास हमारी कंट्री में एक कोविशील्ड है और एक कोवैक्सीन है। कोविशील्ड में पहले और सेकेंड डोज के बीच में 6 to 8 वीक्स का गैप है, कोवैक्सीन में 4 वीक्स यानी 28 डेज का गैप है। वो जब आप पहला डोज लगाने जाते हैं तो वैक्सीनेटर द्वारा आपको बता दिया जाता है कि आपको जो वैक्सीन दिया दैट इज कोवैक्सीन और कोविशील्ड, एंड व्हेन इज योर नेक्स्ट डेट ऑफ वैक्सीनेशन, तो आपको वो फॉलो करना है। जी बिल्कुल। परिहार सर, अब एक और चीज़ ये भी जानना है कि जो नॉर्मल अगर थोड़ी बहुत सर्दी खांसी है, बुखार है या फिर कोई और दूसरी बीमारी है, उस दौरान क्या वैक्सीनेशन हो सकता है या फिर नहीं? परिहार सर। देखिए दिपेश जी, फीवर वगैरह और सर्दी खांसी आ रही है तो आपको जब तक ये नॉर्मल नहीं रहता तो लोग प्रेफर नहीं करते कि वैक्सीन होगा, वैक्सीनेशन आपको हो। तो वैक्सीनेशन में भी आप देखेंगे वैक्सीन जब होती है तो बॉडी में जब वैक्सीन लगाई जाती है तो शरीर में एक रिएक्शन होती है जो जिसमें एंटीबॉडीज प्रोटेक्शन जिसको बोलते हैं, तो उस समय जो अवॉइड करते हैं जब तक आपका फीवर जो है कंप्लीट तरीके से ठीक नहीं हो जाता आपकी। और मैं लोगों से बोलना चाहूंगा, जैसे ही आपको फीवर आता है या हल्का सा सर्दी खांसी जुकाम लगता है आपको, जाके तत्काल रूप से अपनी एक कोविड की जांच करें। तो लोग कर क्या रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि फीवर भी है उनको, उन्होंने पैरासिटामोल ले ली 500 या 650 वाली पैरासिटामोल लेके बुखार उतर गया, उसके बाद जाके वैक्सीन लगाने, उसके बाद उनको दोबारा फीवर आता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये घातक सिद्ध होता है। तो आप जब तक आपको हल्का सा भी अगर आपको लगता है कि आपको फीवर है, पहले जांच कराएं, जांच के बाद ही जो है वैक्सीनेशन पे जाएं। बिल्कुल। सुंदरानी सर, अब एक चीज़ ये भी कही जा रही है, महिलाओं को लेकर एक मैसेज बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि जो मासिक स्थिति होती है उस दौरान या उसके 5 दिन पहले 5 दिन बाद वैक्सीनेशन नहीं हो सकता है, उसमें आपको तकलीफ होगी। क्या इस तरह की भी कोई बात है? नहीं, देखिए साइंटिफिक रीजन कुछ नहीं है, जस्ट कुछ लोगों को वैक्सीन लगने के बाद या तो फीवर आता है या बदन में दर्द होता है या माइल्ड कमजोरी जैसा महसूस होता है, वो 24-48 आवर्स के लिए होता है कुछ केसेस में। तो जस्ट एक बात वो हो गई कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल सिम्टम्स वर्सन हो सकते हैं, बट कोई साइंटिफिक रीजन इसके पीछे नहीं है। जी एक और चीज़ ये भी सुंदरानी सर, अब ट्रायल के लिए अब 2 साल से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए सेकेंड और थर्ड ट्रायल की अनुमति मिल चुकी है। ये जो अगर ट्रायल कंप्लीट होता है तो फिर क्या बच्चों के लिए भी ये कारगर बहुत ज़्यादा साबित होने वाली है? देखिए, अगर लॉजिकली स्पीकिंग या पर्सनल एक्सपीरियंस पूछे तो डेफिनेटली इट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प, क्योंकि अगर बच्चे इन्फेक्ट हो रहे हैं तो बच्चों को वैक्सीनेशन भी होना चाहिए। न करने के पीछे रीजन ये था कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था कि ये वैक्सीन बच्चों में भी सेफ है। एक बार वंस वी आर डन थ्रू दीज ट्रायल्स की सेफ्टी प्रोफाइल इंश्योर हो जाती है कि ये वैक्सीन बच्चों में भी पूरी तरह से सेफ है, तो बच्चों का वैक्सीनेशन वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प। क्योंकि फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में हमने ये देखा कि बच्चों का इन्फेक्ट होने का परसेंट जो फर्स्ट वेव में अराउंड 5% था ऑफ द टोटल इन्फेक्टेड पॉपुलेशन, सेकेंड वेव में वो 7% पे आया। तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन ना होने का ये एक रीजन हो सकता है। थर्ड वेव में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद बच्चे और बढ़ ना जाए। तो अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल हो जाते हैं और सेफ्टी प्रोफाइल सामने आ जाता है तो बच्चों का वैक्सीनेशन वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू आवर कम्युनिटी। बिल्कुल। परिहार सर, फर्स्ट और सेकंड वेव के बीच में डिफरेंस हमने ये देखा कि कोरोना ने अपने आप को और ज्यादा म्यूटेट किया और स्ट्रांगली वो लोगों को इफेक्ट करता हुआ नजर आया। अब जब थर्ड वेव की चेतावनी दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि बच्चों पर भी इसका इफेक्ट ज्यादा हो सकता है, तो क्या इस नई वेव में कोरोना अपने आप को और म्यूटेट करेगा और स्ट्रांग होगा? परिहार सर। दिपेश जी, कोई भी वायरस, कोरोना वायरस, कोई भी वायरस को अपने आप, वायरस की कैपेबिलिटी होती है कि वो हर 15-20 दिन में 30 दिन में अपने आप की जो म्यूटेशन करता है, अपने आप की जो बाहर की सरफेस है उस पर चेंजेस लाता रहता है ताकि वो पकड़ में जाए। तो ये कोई नया नहीं है और इस चीज के लिए हमको जो है तैयार रहना है और हम कह नहीं सकते। मेरा मानना ये है कि थर्ड वेव जो है
वो इतनी अब घातक साबित इसलिए नहीं होगी क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर सरकार गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन अगर किया, अगर हम 60% पॉपुलेशन को अगर वैक्सीनेट कर लेते हैं तो मान के चले कि बाकी जो है हर्ड इम्यूनिटी जो है वो पूरी पॉपुलेशन में डेवलप हो जाएगी। ये एक रेशो है, एक मेडिकल स्टडीज द्वारा अगर आप पॉपुलेशन में 60% से ऊपर अगर कवर कर लेते हैं, वैक्सीन लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है तो गवर्नमेंट को जो है इमीडिएट जो है मैंने बताया आपको वैक्सीनेशन जो है बहुत फास्ट करना चाहिए। अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो हम देखेंगे कि हाँ थर्ड वेव आती है तो उसके घातक परिणाम हो सकते हैं। तो अगर वैक्सीनेशन आपने बहुत 60% लोगों को भी अगर कर दिया जी, तो आप देखेंगे कि चीजें कंट्रोल में। बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव बात आपने कही कि बहुत ज्यादा घातक का साबित नहीं होगा। यही उम्मीद हम करते हैं कि थर्ड वेव, पहली तो उम्मीद यही है कि आए ही ना, ये यही सेकंड में ही समाप्त हो जाए कोरोना। लेकिन अगर आती भी है तो फिर वो ईश्वर करे कि बहुत ज्यादा घातक साबित ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और वक्त निकालकर आप हमसे चर्चा करने के लिए जुड़े, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना कि लेकिन एक बार फिर आपसे अपील कर रहे हैं कि बिना मास्क के घर से मत निकलिए और बिना डॉक्टर के किसी भी तरह की दवाई पर विश्वास बिल्कुल ना करें। डॉक्टर को दिखाएं, तभी सही इलाज आप ले सकते हैं। नमस्कार।